नमस्कार। आप सुन रहे हैं इकोटेल लाइब्रेरी, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आप किताबों से सीखना और शब्दों में सुकून ढूंढना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम उस एहसास पर बात करने वाले हैं जिसे शायद हम सब जानते हैं। दिन खत्म होता और लगता है कि समय मतलब रेत की तरह हाथ से फिसल गया है। करने को बहुत कुछ था, पर हुआ कुछ नहीं। ये जो खुद से लड़ाई है, जिसे हम आत्मानुशासन कहते हैं, ये 2026 में और भी मुश्किल हो गई है। और इसी चुनौती पर हमारे पास एक किताब की समीक्षा है। शीर्षक है 2026 में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहें, बदलते दौर में खुद को मजबूत रखने की कला। और देखिए, समीक्षा साफ कहती है कि आज के दौर में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, हर तरफ मुकाबला इतना ज्यादा है, मानसिक दबाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में आत्मानुशासन सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से सर्वाइवल स्किल, मतलब जिंदा रहने और आगे बढ़ने का कौशल बन गया है। तो आज इस चर्चा का मिशन यही है कि इस समीक्षा के जरिए ये समझा जाए कि क्या आत्मानुशासन का कोई ऐसा तरीका है जो सजा जैसा न लगे। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और आपका ये सवाल ही इस पूरी चर्चा की नींव है। ये किताब आत्म अनुशासन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। समीक्षा के मुताबिक ये सिर्फ सुबह 4 बजे उठने या मीठा छोड़ देने जैसे सख्त नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका असली संबंध है खुद को समझने से, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने से और सबसे जरूरी, खुद के प्रति थोड़ा दयालु होने से। ये हमें सिखाती है कि खुद से लड़ने की बजाय खुद का सबसे अच्छा दोस्त कैसे बने। खुद का सबसे अच्छा दोस्त, ये बात अनुशासन के साथ जुड़ना थोड़ा अजीब लगता है। आमतौर पर तो अनुशासन को एक सख्त टीचर या आर्मी ड्रिल सार्जेंट की तरह देखा जाता है ना? हाँ? जो हमें वो काम करने पर मजबूर करे जो हम नहीं करना चाहते हैं। और यही वो पारंपरिक सोच है जिसे ये किताब चुनौती देती है। समीक्षा बताती है कि वो ड्रिल सार्जेंट वाला तरीका ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इच्छा शक्ति पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, और इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। ये किताब कहती है कि अपनी इच्छाओं को कुचलने की बजाय ये समझो कि वो इच्छाएं पैदा ही क्यों रही हैं। अच्छा, क्या आप बोरियत की वजह से फोन उठा रहे हैं या तनाव की वजह से कुछ मीठा खा रहे हैं? जब आप वजह को समझते हैं तो आप लड़ते नहीं, आप समाधान ढूंढते हैं। अच्छा, तो ये खुद पर जबरदस्ती करने के बजाय एक तरह से खुद के साथ रणनीति बनाने जैसा है। बिल्कुल। जैसे किसी दुश्मन से लड़ने की बजाय उसे समझकर बातचीत से रास्ता निकालना। ये सोच तो बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि अनुशासन शब्द सुनते ही एक तरह का बोझ महसूस होने लगता है। एकदम सही। ये बोझ परफेक्शन या उत्तम होने के दबाव से आता है। ये किताब उस दबाव को हटाकर प्रगति पर, मतलब प्रोग्रेस पर ध्यान केंद्रित करती है। ये कहती है कि रोज खुद को सिर्फ 8% बेहतर बनाना 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये छोटे छोटे लगातार किए गए सुधारों की ताकत पर विश्वास करती है, न कि एक दिन के बड़े चमत्कार पर। तो ये जो खुद को समझने वाला दर्शन है, ये तो नींव हो गई, लेकिन इस नींव पर इमारत कैसे खड़ी होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू कैसे किया जाए। मुझे लगता है समीक्षा में बताए गए 4 सिद्धांत शायद यही काम आते हैं। हाँ, वो 4 सिद्धांत ही इस दर्शन को व्यावहारिक रूप देते हैं। वो सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि एक्शन लेने के लिए ठोस कदम है। तो पहला सिद्धांत है मॉर्निंग कंट्रोल इज इक्वल टू डे कंट्रोल, यानी अपने दिन की शुरुआत को नियंत्रित करो तो पूरा दिन आपके नियंत्रण में रहेगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? देखिए, मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत शक्तिशाली है। इसे कीस्टोन हैबिट या मुख्य आदत का प्रभाव कहते हैं। कीस्टोन हैबिट? हाँ, सुबह की एक छोटी सी जीत, जैसे अलार्म बजते ही उठ जाना या बस 5 मिनट के लिए ध्यान करना, ये आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजती है, सिग्नल कि आज मैं नियंत्रण में हूं। अच्छा। इससे डोपामीन रिलीज होता है, जो आपको दिन के दूसरे मुश्किल कामों के लिए प्रेरित करता है। ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। लेकिन यहां मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये उन लोगों के लिए कैसे काम करेगा जिनकी सुबह बहुत मतलब अनिश्चित होती है, जैसे छोटे बच्चों के माता पिता या जिनकी नौकरी में सुबह कोई रूटीन ही नहीं होता? क्या उन पर यह सिद्धांत एक और दबाव नहीं डाल देगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, और समीक्षा इस बात को स्पष्ट करती है।
मॉर्निंग कंट्रोल का मतलब सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे का परफेक्ट रूटीन फॉलो करना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है दिन का पहला सचेत निर्णय अपने पक्ष में लेना। हो सकता है ये सिर्फ बिस्तर ठीक करना हो, या बच्चों के जागने से 10 मिनट पहले उठकर बस शांति से 1 कप चाय पीना हो। मुद्दा किसी भव्य रूटीन का नहीं है, बल्कि दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया देने के बजाय इरादे से करने का है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दिन भर के लिए अपनी निर्णय लेने की शक्ति बचा लेते हैं। समझ गया। तो ये अपने दिन को एक सकारात्मक गति देने के बारे में है, और ये गति हमें दूसरे सिद्धांत पर ले आती है, जो है हैबिट्स मोटिवेशन। यानी आदतें प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात तो मैंने पहले भी कई बार सुनी है, लेकिन इस किताब में ऐसा क्या खास है? इसमें खास है इसका क्यों। ये बताती है कि प्रेरणा एक भावना है, आज है कल नहीं। सही। ये एक तूफान की तरह है जो बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। आदतें मौसम की तरह हैं, वो बस होती हैं रोज। जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। आपका दिमाग उसे ऑटो पायलट पर करने लगता है, जिससे आपकी मानसिक ऊर्जा बचती है। असल में इच्छा शक्ति का खेल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम डिजाइन करने का खेल है। हमें अपने आलसी दिमाग से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे ऐसी आदतें देनी है जिन्हें करने में उसे ज्यादा सोचना ही ना पड़े। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, प्रेरणा एक चिंगारी है जो आग शुरू कर सकती है, लेकिन आदतें वो लकड़ियां हैं जो आग को जलाए रखती हैं। किताब का सार है कि प्रेरणा का इंतजार मत करो। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। जैसे अगर आपको सुबह वर्कआउट करना है तो रात में ही अपने कपड़े निकाल कर रख लें। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये सुबह के आलस और टालम टोल को मात दे देता है। ये सिस्टम बनाने वाली बात बहुत दिलचस्प है ना, लेकिन 2026 में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी आदतें बिगाड़ने के लिए बना है, हमारा स्मार्टफोन। उफ, हाँ। हर नोटिफिकेशन, हर अंतहीन स्क्रॉल हमारी आदतों को तोड़ता है। यहीं पर शायद किताब का तीसरा सिद्धांत आता है, डिजिटल डिसिप्लिन। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये आज के समय का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। समीक्षा के अनुसार किताब कहती है कि 2026 में आत्म अनुशासन का मतलब ही डिजिटल अनुशासन है। और यहाँ भी सिद्धांत वही है, लड़ना नहीं, समझना। ये टेक्नोलॉजी को दुश्मन मानने की बजाय उसे एक टूल, एक औजार की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है। पर ये करें कैसे? ये ऐप्स तो बने ही ऐसे हैं कि हमारा ध्यान खींचें। मैं खुद कई बार बस एक मैसेज देखने के लिए फोन उठाता हूं और आधे घंटे बाद रियलाइज करता हूं कि मैं अनजान लोगों के वेकेशन की तस्वीरें देख रहा हूं। ये एक जाल जैसा लगता है। और ये जाल ही है। इसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, जहां आपकी एकाग्रता ही उत्पाद है। सही बात है। किताब सिखाती है कि इस जाल से निकलने का तरीका है इरादे के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, न कि प्रतिक्रिया में। अच्छा। इसका मतलब है नोटिफिकेशंस को बंद करना, ताकि आपका फोन आपको न बताए कि उसे कब देखना है, बल्कि आप तय करें। या दिन में सोशल मीडिया के लिए 20 मिनट का टाइम स्लॉट तय करना। यह टेक्नोलॉजी के गुलाम बनने की बजाय उसके मालिक बनने की कला है। तो ये नियंत्रण वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। फोन को ये इजाजत न देना कि वो हमारे दिन की दिशा तय करे। ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा। डिजिटल अनुशासन सिर्फ समय नहीं बचाता, ये आपकी मानसिक शांति और गहरी सोच की क्षमता को भी बचाता है। जब आपका दिमाग लगातार छोटी छोटी जानकारियों से बटा नहीं रहता, तभी वह बड़े और जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। ठीक है, तो हमने सुबह को नियंत्रित किया, आदतें बनाई और डिजिटल दुनिया से एक सीमा तय की। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब बाहरी ढांचे हैं। अगर अंदर से ही मन ठीक ना हो तो ये सब ढह सकता है। बिल्कुल। शायद इसीलिए चौथा सिद्धांत है, माइंड डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन सोच से पैदा होता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये चौथा सिद्धांत बाकी तीनों की नींव है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, अगर आपका मन अनुशासित नहीं है तो सुबह का रूटीन बोझ लगेगा, आदतें बन नहीं पाएंगी और डिजिटल दुनिया आप पर हावी हो जाएगी। मानसिक अनुशासन का मतलब है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। जी। यह पहचानना कि आपके अंदर कौन सी कहानी चल रही है। क्या आप खुद से यह कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, यह मुझ में इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ,
वो अंदर की आवाज जो हमें अक्सर रोकती है। तो ये सिद्धांत उस आवाज को मैनेज करने के बारे में। मैनेज करने और उसे चुनौती देने के बारे में। हाँ, समीक्षा बताती है कि किताब हमें सिखाती है कि कैसे नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन पर सवाल उठाएं। क्या ये सच है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बस मुझे डर लग रहा है? अपने लक्ष्यों को लेकर मानसिक स्पष्टता रखना और मुश्किल होने पर खुद को कोसने की बजाय खुद को प्रोत्साहित करना, यही मानसिक अनुशासन है। ये बाहर से शुरू नहीं होता, ये अंदर से शुरू होता है। किताब का अंदाज। ये कहा गया है कि किताब पाठकों पर कोई दोष नहीं डालती, बल्कि उन्हें समझती है। इसका टोन कभी एक दोस्त जैसा है, तो कभी एक सख्त शिक्षक जैसा, जो कड़वा सच भी बताता है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। जब कोई हमें सिर्फ ये बताता है कि हम क्या गलत कर रहे हो, तो हम रक्षात्मक हो जाते हैं। सही बात है। हमारा दिमाग सलाह सुनना बंद कर देता है। लेकिन जब हमें लगता है कि कोई हमारी मुश्किल को समझ रहा है, तो हम उसकी सलाह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये किताब पाठक के संघर्ष को स्वीकार करती है, कहती है हाँ ये मुश्किल है, और फिर रास्ता दिखाती है। ये तुम आलसी हो कहने के बजाय कहती है चलो इसका हल निकालते हैं। और इसी सिलसिले में समीक्षा में एक पंक्ति का जिक्र है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम थके नहीं हो, तुम बस अपने सपनों से दूर हो गए हो। ये लाइन, ये सीधे दिल पर लगती है। ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बताती है। अक्सर जिसे हम थकान या आलस समझते हैं, वो असल में प्रेरणा और दिशा की कमी होती है। अच्छा। जब हमें ये साफ नहीं दिखता कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमें कहाँ ले जाएगी, तो हमारी ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि समस्या ऊर्जा की कमी नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को सही दिशा न मिलना है। ये पाठक को दोष देने की बजाय उसे उसके सपनों की याद दिलाती है, जो प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो ये किताब असल में किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, या इसका दायरा और भी बड़ा है? समीक्षा के अनुसार इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये छात्रों के लिए है जो पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहते हैं। ये क्रिएटर्स और कलाकारों के लिए है जो टालमटोल से जूझ रहे हैं। ये नौकरी करने वालों और व्यापारियों के लिए है जो काम और जीवन में संतुलन बनाना चाहते हैं। संक्षेप में कहूं तो यह हर उस इंसान के लिए है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी की बागडोर उसके हाथ से फिसल रही है और वह उसे वापस पाना चाहता है। मतलब ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अपने समय और अपनी ऊर्जा का मालिक बनना चाहता है। हाँ, और 2026 के संदर्भ में यह और भी जरूरी हो जाता है। बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है, अनिश्चितता बढ़ गई है। ऐसे में जो चीज आपके नियंत्रण में है, यानी आप खुद, उसे साधना ही सबसे बड़ा कौशल है। सही। यह किताब उसी कला का एक व्यावहारिक गाइड होने का दावा करती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये किताब प्रेरणादायक होने के साथ साथ व्यावहारिक भी है। इसे 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो काफी अच्छी है। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि आत्मानुशासन खुद को बदलने का कोई हिंसक अभियान नहीं है, बल्कि खुद को धीरे धीरे शांति से खोजने और संवारने की एक प्रक्रिया है। यह हम पर बदलने का दबाव नहीं डालती, बल्कि हमें खुद से मिलाती है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने इस पूरी चर्चा में इस बात पर जोर दिया कि आत्म अनुशासन खुद को समझने के बारे में है, खुद से लड़ने के बारे में नहीं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या आत्म अनुशासन का अंतिम लक्ष्य केवल ज्यादा काम पूरा करना, सफल होना या उत्पादकता बढ़ाना है, या फिर इसका एक गहरा उद्देश्य खुद के साथ एक शांत और मजबूत रिश्ता बनाना? कहीं ऐसा तो नहीं कि सफलता और उत्पादकता उस शांत और अनुशासित मन का एक सुखद परिणाम मात्र है, न कि असली मंजिल? अगर ये कहानी आपको कुछ सिखा गई हो तो एकोटेज लाइब्रेरी को अपने साथ जोड़िए। नई ऑडियो कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।